Welcome to our YouTube channel, and this is Mohit Pandey, and today we are going to start new chapter contemporary world politics of 12th class। तो जैसे कि आज हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर करवाया था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, या फिर हमारा शीत युद्ध क्या है, या फिर गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने चीज़ें कवर की थी। आज जो मैं चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बाइपोलैरिटी। तो इस तरीके से तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हम देखेंगे या किन किन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो जैसे जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, वो इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। जैसे कि पहला ही टॉपिक है इस चैप्टर का कि सोवियत प्रणाली क्या है, या सोवियत संघ का गठन कैसे हुआ था, या सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ था। अगर हम बात करते हैं तो सोवियत संघ के विघटन के बारे में है, सोवियत संघ के परिणाम क्या थे। देखो, सोवियत संघ कैसे बना, फिर सोवियत संघ का किस तरीके से विघटन हुआ, और उस विघटन के बाद, ठीक है, उस विघटन के बाद उसके परिणाम क्या हुए, और हम कारण भी देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे और उसका परिणाम क्या हुआ। फिर हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या था इसी चैप्टर के अंदर, फिर शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, और फिर संघर्ष और तनाव, ये हमारा टॉपिक है। और इसमें फिर जो अंत का टॉपिक बचता है, रूस तथा पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध थे। तो इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में, इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या है, यानी व्हाट इज़ द सोवियत यूनियन। ठीक है, तो क्या है मतलब सोवियत प्रणाली और किस प्रकार से सोवियत संघ का गठन हुआ था, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो सोवियत प्रणाली क्या थी, या किस प्रकार से सोवियत संघ का गठन हुआ था। और अगर किसी को या किसी भी स्टूडेंट ने पहला वो अगर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट हो जिन्होंने मतलब पहला चैप्टर नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो आपको पहला चैप्टर मिल जाएगा। और सेकंड चैप्टर को रीड करने से पहले, सेकंड चैप्टर को पढ़ने से पहले आप पहला चैप्टर जरूर देखिए, शीत युद्ध का दौर। बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो चैप्टर आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। अगर वो चैप्टर समझ में आता है तो आपकी एक समझ बनेगी दूसरे चैप्टर को भी लेकर के, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं सोवियत प्रणाली क्या थी, लेकिन हमने वहाँ पढ़ लिया था कि दो महाशक्तियाँ उभर कर आई थी 1945 के अंदर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। यानी इन द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो महाशक्तियाँ उभरी 1945 में, अमेरिका और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ हमने वहाँ पढ़ा सारी चीज़ें, लेकिन इस वीडियो में या इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी, या सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि सोवियत संघ, इसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले सोवियत संघ, इसके बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि सोवियत का क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन। तो यूनियन का क्या मतलब होता है। देखो, हम सब जानते हैं कि सोवियत संघ का जो निर्माण किया गया था वो 15 गणराज्यों को मिला करके किया गया था। ठीक है, 15 गणराज्यों को मिला करके किया गया था सोवियत संघ का निर्माण। तो जो मीनिंग होता है सोवियत संघ का, यानी कि जो सोवियत का जो मीनिंग है, सिर्फ और सिर्फ सोवियत का जो मीनिंग है, वो मीनिंग है हमारा परिषद। सोवियत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परिषद, और यहाँ परिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रतिनिधियों की सभा। अब यहाँ मैंने क्यों कहा है कि सोवियत का मतलब परिषद होता है और परिषद का मतलब प्रतिनिधियों की सभा होता है, क्योंकि मेरे भाई सोवियत संघ का निर्माण ही 15 गणराज्यों को मिला करके किया गया था। अब वो 15 गणराज्य, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि वो 15 गणराज्य कौन कौन से थे, हालांकि आगे मैं उन 15 गणराज्यों के नाम आपको लिखवाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे 15 गणराज्यों में जो मेन थे, देखो सोवियत संघ की जो नज़दीकियाँ थी वो यूरोप में, यूरोप को दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप।
पश्चिमी यूरोप जो था वो अमेरिका के साथ था, पूर्वी यूरोप जो था वो आपका सोवियत संघ के साथ था। पूर्वी यूरोप में जैसे कि आपके नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, और आपका जॉर्जिया हुआ, नॉर्वे, फिनलैंड हुआ, बेलारूस हुआ, फिर आपका एस्टोनिया हुआ था, लिथुआनिया था, लताविया था, यूक्रेन था। तो ये कंट्रियाँ थी जो कि सोवियत संघ के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो एशिया महाद्वीप के अंदर जैसे कि कौन कौन सी कंट्री थी, जैसे अजरबैजान था, कजाकिस्तान था, चीन था, मंगोलिया था, फिर आपका रूस था, उत्तर कोरिया था। तो ये सारी कंट्रियाँ एशिया महाद्वीप के अंदर थी जो कि सोवियत गणराज्य में मिली हुई थी। तो दोस्त, सोवियत का मतलब ही यही होता है भाई लोग, सोवियत का मतलब होता है परिषद, परिषद का मतलब प्रतिनिधियों की सभा। प्रतिनिधियों की सभा यहाँ मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया था 15 गणराज्यों को मिला करके किया गया था। अगर कोई भी एक सभा आयोजित की जाती थी किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसमें प्रत्येक गणराज्य से एक प्रतिनिधि शामिल होता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको प्रतिनिधियों की सभा कहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा कि सोवियत का मीनिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ था। और जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे प्लीज़ इसको लिख लेना, और लिखने के साथ साथ अपना एक नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि हो सकता है यार यहाँ पे जो मैं चीज़ें आपको बताऊँ वो बुक में आपको ना मिले, और बुक में आपको ना मिले, और हो नहीं भी मिलेगी। जो चीज़ें मैं यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा में बताऊँगा वो बुक में भी आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ यार उस चीज़ को लिख लेना और लिखते हुए चलना, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, या आपको बाद में चीज़ें पढ़ने में परेशानी ना हो। तो समझते हैं कि सोवियत संघ का क्या क्या था। तो सोवियत संघ को जानने से पहले थोड़ा हम हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं, इतिहास पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इतिहास पर बात कर लेते हैं, और इतिहास में थोड़ा हम रूस का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, जो चीज़ें फैक्ट की लिखवानी होंगी वो लिखवा दूंगा मैं भी यहाँ पे। देखो, अगर हम बात करते हैं रूस की, तो रूस एक ऐसी कंट्री हैगी, रूस एक ऐसी कंट्री है जिसका आधा हिस्सा तो एशिया महाद्वीप में आता है, आधा हिस्सा यूरोप में आता है। ठीक है। अब जो हिस्सा रूस का एशिया महाद्वीप में आता है उसे हम साइबेरिया रूस कहते हैं। ठीक है। तभी हम देखेंगे कि जब हम 15 गणराज्यों की बात करते हैं ना, तो 15 गणराज्यों में जो रूस है, एशिया महाद्वीप वाला जो रूस है, वो 15 गणराज्यों में शामिल है, ना कि पूर्वी यूरोप वाला। तो इस तरीके से हम देखेंगे सारी चीज़ों को। तो 1917 में एक क्रांति हुई थी, 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसे हम बोल्शेविक की क्रांति कहते हैं। बोल्शेविक की क्रांति, जिसे हम क्या रूसी क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुई थी जिसको हम रूसी क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति के जो नायक थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है। इस जो आ, इस क्रांति के जो नायक थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। अब 1917 में क्रांति होती है जिसे हम बोल्शेविक की क्रांति या रूस की क्रांति भी कहते हैं। उस समय जो रूस का शासक था वो कौन था? उस समय रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। ये रूस का उस समय शासक हुआ करता था। अब देखो, ये जो बोल्शेविक की क्रांति थी या रूसी क्रांति थी, या इसके जो नेता थे व्लादिमीर लेनिन का जो टाइमिंग पीरियड था वो 1824 से 1970 तक का पूरा टाइमिंग पीरियड किसका था? ये पूरा का पूरा टाइमिंग पीरियड किसका था? पूरा का पूरा टाइमिंग पीरियड व्लादिमीर लेनिन का था। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को देखते हैं, देखो, अब ये 1917 में क्रांति होती है रूस में, जिसे हम बोल्शेविक की क्रांति, रूसी क्रांति कहते हैं। वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था जार निकोलास द्वितीय। और इस बोल्शेविक की क्रांति जो हुई थी, बोल्शेविक क्रांति के जो एक महान नेता थे, या कहें हम जो नायक थे, वो कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन की एक पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी का क्या नाम था? जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा बढ़ा करके, उस पार्टी का नाम था
ठीक है, उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, व्लादिमीर लेनिन का। अब ये क्रांति क्या हुई थी, हमने क्रांति के किरदारों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें थी या कौन कौन से लोग थे, हमने पार्टी के बारे में भी पढ़ा। अब देखो, ये जो क्रांति हुई थी ना, ये पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में हुई थी। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन के समय में जो बोल्शेविक की क्रांति हुई थी रूस के अंदर, ये दरअसल क्रांति हुई थी पूंजीवादी विचारधारा के, क्योंकि ये जो व्लादिमीर लेनिन थे, ये साम्यवाद और समाजवाद के सबसे बड़े समर्थक रहे थे। ठीक है, और इन्होंने मतलब समतामूलक समाज की स्थापना की बात कही और समाजवाद के आदर्शों पर चलने की बात कही थी उस समय। इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में इन्होंने क्रांति शुरू की, जिसे हम 1917 में बोल्शेविक की क्रांति या रूसी क्रांति कहते हैं, जिसके नेता व्लादिमीर लेनिन थे। ठीक है, जार निकोलास द्वितीय थे। इस क्रांति का परिणाम क्या होता है कि आप देखोगे जार निकोलास द्वितीय का जो शासन था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, यानी कह दिए कि रूसी साम्राज्य का पूरी तरीके से अंत कर दिया जाता है। ठीक है, रूसी साम्राज्य का अंत करके वहाँ पर एक नई व्यवस्था, एक नई विचारधारा जन्म लेती है, जिसे हम साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि सोवियत गणराज्य की जो स्थापना की गई थी, सोवियत गणराज्य की स्थापना 1922 में व्लादिमीर लेनिन के द्वारा की गई थी, जो कि 15 गणराज्य को मिला करके ये स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ें आप लिख लेना, और 15 गणराज्यों के नाम मैं यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाता हूँ कि वो कौन कौन से 15 गणराज्य थे या फिर कौन कौन से वो चीज़ें थे। तो देखो, देखो यार, जैसे कि अब हम देखेंगे, जैसे 1922 में व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, इन्होंने यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, कितने थे, 15। ठीक है, वो 15 गणराज्य थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो सोवियत समाजवादी गणराज्य, ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करते हैं, और इंग्लिश में यूएसएसआर का फुल फॉर्म यह यूनियन, इस तरीके से। ठीक, तो इन्होंने 1922 में इसकी स्थापना की। और अगर मैं लेनिन के बारे में बात करता हूँ तो लेनिन जो थे वो अभी मैंने बताया कि समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, और पूरी दुनिया में एक साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और इन्होंने बताया कि लोगों को समाजवाद क्या है या फिर साम्यवाद क्या है। और इसी कारण सोवियत संघ ने जो विचारधारा अपनाई थी, 15 गणराज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ बना, और सोवियत संघ ने अंत में जो विचारधारा अपनाई थी वो साम्यवादी या समाजवाद की विचारधारा ही इसीलिए अपनाई थी। ठीक है, जिसके संस्थापक अगर हम बात करते हैं तो लेनिन को माना जाता है। मार्क्सवाद के सिद्धांतकार रहे हैं लेनिन। ठीक है, मार्क्सवाद के सिद्धांतकार, ठीक है, इस तरीके से ये मार्क्सवाद के सिद्धांतकार रहे हैं लेनिन। तो ये था, मतलब पता चला कि किस प्रकार से सोवियत संघ का गठन किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी कि सोवियत संघ का कैसे कैसे गठन किया गया। इसको हम ये कहते हैं यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और 1922 में व्लादिमीर लेनिन ने किया था इसका गठन। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है सोवियत समाजवादी गणराज्य है। व्लादिमीर लेनिन की बात करें तो साम्यवाद के सबसे बड़े एक तरीके से साम्यवाद के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और मार्क्सवाद के सिद्धांतकार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा कि वो सोवियत संघ का गठन किस प्रकार से हुआ था। सोवियत संघ का जो गठन किया गया था या रूस में जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में हुई थी। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में हुई थी, और वो समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे रूस के अंदर, और अंत में वो सफल भी हो जाते हैं इस काम के अंदर। और
फिर एक नई व्यवस्था जन्म लेती है जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। आपको पता चला होगा कि सोवियत संघ का गठन किस प्रकार से किया गया था। अब वो कौन कौन सी कंट्रियाँ थी जिसमें सोवियत गणराज्य थे, सोवियत संघ के अंदर जो 15 गणराज्यों की हम बात कर रहे थे, वो कौन कौन से सोवियत संघ के 15 गणराज्य थे, उनको देखते हैं। देखो, उसमें कुछ एशिया की कंट्री थी, कुछ यूरोप की कंट्री थी। जो एशिया की कंट्री थी वो मैं उसको अलग लिख देता हूँ, जो यूरोप की कंट्रियाँ थी मैं उनको अलग लिख देता हूँ। और दोनों को आप अलग अलग करके लिखना, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अगर आंसर राइटिंग में आप एग्जांपल दोगे कि किस प्रकार से कौन सी एशिया की कंट्री थी या फिर कौन सी यूरोप की कंट्री थी, तो ईज़िली आप आंसर लिख सकते हो। या ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन आप लिखोगे कि तो टीचर को ये भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ अन्य दूसरों बच्चों से या कुछ अलग हट करके मेहनत की है, तो इसीलिए। अब वो एशिया में कौन कौन सी कंट्रियाँ थी, ठीक है, ये एशिया का लिख लेते हैं, ये यूरोप का लिख लेते हैं। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया और चीन। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया और चीन। और यहाँ पे आएगा आपका एक जॉर्जिया, ठीक है। अगर हम रूस की बात करते हैं तो रूस में आता है जैसे नॉर्वे आ जाएगा। सॉरी, यूरोप की अगर बात करते हैं, रूस नहीं, यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में कौन कौन सी कंट्री आएंगी, यूरोप में आ जाती हैं आपकी नॉर्वे आ जाएगा, फिनलैंड आ जाएगा, एस्टोनिया आ जाएगा, लताविया आ जाएगा, लिथुआनिया आ जाएगा और यूक्रेन आ जाएगा, बेलारूस आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 14, और अंत में जो एक आ जाएगा पोलैंड, ठीक है। तो मेरे भाई ये सारी कंट्रियाँ थी जो कि 15 गणराज्य थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यही 15 गणराज्य थे जो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। और आप इनको उतार लेना ज़्यादा ही बेहतर रहेगा आप लोगों के सामने, क्योंकि बुक में आपको ये नहीं मिलेगा कि 15 गणराज्य कौन कौन से थे, ठीक है। आपको वहाँ सिर्फ ये मिलेगा कि हाँ 15 गणराज्यों को मिला करके सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। तो ये पूरा सोवियत संघ था जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब सोवियत प्रणाली क्या थी, देखो विचारधारा की बात करें तो विचारधारा हमें पता है कि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा थी, ठीक है। समाजवादी विचारधारा को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि समाजवादी विचारधारा कैसी होती है। समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा होती है जहाँ पर उत्पादन के सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। सरकार का ये नैतिक दायित्व बनता है कि वह सरकार का ये नैतिक दायित्व बनता है, उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो अपने सभी नागरिकों को समानता के आधार पर उत्पादन के सभी संसाधनों का वितरण करे। तो यही समाजवाद है। और सोवियत संघ की अपनी एक विचारधारा रही थी, उसकी अपनी एक मंशा रही थी कि जो समाज की ज़रूरतें हैं, समाज की ज़रूरत क्या है, समतामूलक समाज की, समाज की ज़रूरत क्या है, समतामूलक समाज की, और उत्पादन के संसाधनों पर सभी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने समाजवाद के आदर्शों पर और समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित हो करके उसने यह विचारधारा अपनाई थी जिसे हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि सोवियत प्रणाली जो हमारा मूल टॉपिक था, ये तो हमने बात करी कि सोवियत संघ का विघटन निर्माण कैसे हुआ था, फिर कौन कौन सी चीज़ें थी, ठीक है, उसमें क्रांति का कितना महत्व था, इस तरीके से। और विचारधारा को भी लेकर के हमने बात करी कि उसकी विचारधारा क्या थी। फिर उस विचारधारा के अंदर ये भी बताया कि किस प्रकार से लोगों को मतलब की चीज़ें दी जाती हैं। देखो, अगर हम थोड़ा इसको मैं मिटो देता हूँ यार। ठीक है, अब थोड़ा हम विचारधारा को ले उसको
देखो, हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945 के बीच में चला, 45 में ख़त्म हो जाता है। और 45 में ख़त्म होने के बाद आप देखोगे कि विश्व स्तर पर केवल दो महाशक्तियाँ उभर कर आती हैं सामने, और इन दोनों महाशक्तियों में आपसी प्रतिद्वंद्विता शुरू होती है, जिसका परिणाम क्या होता है, शीत युद्ध होता है। ठीक है, तो इस 1945 के बाद आप देखोगे कि किस प्रकार से सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा, उसको ध्यान में रखते हुए उसने किस प्रकार से अपने यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया, या अपने वहाँ के जो उसके गणराज्य के जो एक तरीके से कहते हैं लोग थे, उनको सारी ज़रूरतों की चीज़ें मुहैया कराई, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। और उनका ये दायित्व भी बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो व्यवस्था थी या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो नियोजित अर्थव्यवस्था थी, और समाजवादी अर्थव्यवस्था को उन्होंने अपना रखा था, तो उनका ये दायित्व बनता है। लेकिन आप देखोगे उसका जो घरेलू उद्योग था, सोवियत संघ का जो घरेलू उद्योग था, वो भी काफ़ी मजबूत था। और अगर हम अमेरिका को छोड़ दें, अगर हम सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को ध्यान देखते हैं और अगर हम अमेरिका को छोड़ दें, तो अमेरिका को छोड़ने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अन्य देशों के मुकाबले बहुत अच्छी थी। ठीक है, और आप सोवियत संघ का घरेलू उद्योग भी देखेंगे तो घरेलू उद्योग भी काफ़ी मजबूत था। घरेलू उद्योग मजबूत, जैसे कि वो पिन से लेकर के या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ का निर्माण वो अपने ही घरेलू उद्योग में करते हैं। बुक के अंदर एग्जाम्पल भी दे रखा है पिन और कार का, यानी कि पिन से लेकर के कार तक का। पिन बहुत छोटी होती है, कार बहुत बड़ी होती है, तो छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक का सभी चीज़ों का निर्माण उन्होंने अपने घरेलू उद्योग के अंदर किया था। तो ये चीज़ें थी जो आपको मैं बताना चाहता था। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं उसकी विशेषता को लेकर के कि सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता थी। देखो, विशेषता की अगर हम बात करते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता थी, तो विशेषता सिर्फ और सिर्फ यही थी कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो नियोजित अर्थव्यवस्था थी। बेरोजगारी, देखो लिख करके मैं ऊपर पॉइंट वाइज पॉइंट में सारी चीज़ें लिख देता हूँ उनकी विशेषता के बारे में, और उसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। जैसे विशेषता, ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी ना होना, उन्नत संचार प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, ठीक है। तो ये कुछ उसकी विशेषता थी अपनी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी। इन सारी विशेषताओं को और भी थोड़ी बहुत कई विशेषता हैं जिनको आप किताबों में देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ अहम विशेषता थी। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, वहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि एक ये लिख सकते हैं हम कि संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, ठीक है, संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। अब थोड़ा सा यार देखो, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी कि थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, लेकिन यार उसका एक नेगेटिव भी था। नेगेटिव क्या था कि वहाँ पर समाजवाद था, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी तो होगी। अब सोवियत प्रणाली की जो ब्यूरोक्रेसी थी ना, धीरे धीरे आप देखोगे कि सोवियत प्रणाली की जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो ब्यूरोक्रेसी आप देखोगे कि वो थोड़ी सत्तावादी होती चली गई। सत्तावादी होने का मतलब है कि उनको थोड़ा अब अपना ना एक पद प्यारा लगने लगा, और पद प्यारा लगने के बाद वो जनता की जो आकांक्षाएं थी उनको अनदेखा करने लगे, जिसके कारण जनता में काफ़ी आक्रोश हुआ। उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए कार्टूनों और चुटकुलों का सहारा लेना शुरू किया, क्योंकि देखो एक तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, और यही सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी थी, विपक्ष में कोई अन्य दूसरी पार्टी भी नहीं थी जो कि जनता की विरोध को
ऊंचे तक उठा सके। इसी का फ़ायदा वहाँ के सत्तावादी, इसी का फ़ायदा वहाँ की जो नौकरशाही थी या वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो उठा रही थी। जनता के अंदर धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया और वो कहानी, चुटकुलों और चित्रों के माध्यम से अपने अंदर का जो गुस्सा था, अपने अंदर का जो आक्रोश था वो बाहर निकालने लगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया। और आप देखोगे कि धीरे धीरे सोवियत प्रणाली जो थी वो विघटन की ओर चल पड़ी। विघटन की ओर चल पड़ी कैसे कि सोवियत में आप देखोगे कि उसकी एक प्रतिद्वंद्विता चल रही थी अमेरिका के साथ। अब वो प्रतिद्वंद्विता क्या थी? विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी, उसकी प्रतिद्वंद्विता चल रही थी अमेरिका के साथ विश्व पर वर्चस्व करने के लिए। इसी कारण से उसने अपनी जो आंतरिक नीतियाँ थी, अपनी जो जनता की आकांक्षाएं थी, उनको अनदेखा करते हुए उसने सैन्य मामलों पर ज़्यादा खर्च करना शुरू किया। यानी अमेरिका के मुकाबले उसने जाता जाता वो हथियार बनाना शुरू करने लगा। यानी हथियारों के मामले में यह वेपन प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, वेपन प्रोडक्शन में अमेरिका की बराबरी करने लगा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका भी फुल बराबरी करता था, लेकिन अमेरिका का जो उद्योग था वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहा। लेकिन जो इनका सोवियत संघ का जो उद्योग था वो धीरे धीरे बैक होता चला गया, यानी कि धीरे धीरे वो पीछे होता चला गया। और वो जनता की जो आकांक्षाएं, जो ज़रूरतें थी उनको भी वह पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण काफ़ी सारी समस्याएं आने लगी। और 1970 के अंदर जब सोवियत संघ ने 1979 के अंदर जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, ठीक है, 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से लड़खड़ा रही थी। क्योंकि हस्तक्षेप करने का मतलब तुम किसी पर आक्रमण करोगे तो उनकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ तुम्हारी भी अर्थव्यवस्था खराब होगी। तो ये पूरा आज का टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के सामने बताया। सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ की विशेषता क्या थी, या सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ था। ये पूरा आज का टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ, या क्या कारण थे विघटन के, या फिर क्या परिणाम थे। तो ये सारी चीज़ें थी। और अभी मैं आपको 5 वर्ड्स दूंगा, 5 वर्ड्स का आपका शाब्दिक मीनिंग आपको बताऊंगा और उन 5 वर्ड को आप लिख लेना। क्योंकि मैंने वीडियो में बता रहा हूँ मैं बार बार आपको कि शब्दों का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों का मतलब नहीं पता होगा तो आपको समझ नहीं आएगा चैप्टर। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं और साथ साथ लिखते हुए चलना, जिससे आपको आगे समस्या नहीं होगी। देखते हैं वो 5 वर्ड्स। देखो, पहला जो हमारा शब्द है समालोचक। देखो, ये जो 5 वर्ड्स होंगे ये किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड, या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, या फिर मैं कहूँ हिंदी से रिलेटेड, या फिर मैं कहूँ आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, किसी न किसी से रिलेटेड होंगे। देखो, समालोचक का क्या मतलब होता है। अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश में से क्रिटिक कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है समालोचक का, जैसे हिंदी में बहुत बार देखने को मिलता है, या फिर हिस्ट्री में भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। जो पहली बुक है हमारी हिस्ट्री की, हड़प्पा सभ्यता वाली, जिसमें 4 चैप्टर हैं, उसमें आपको समालोचक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या मतलब होता है, देखो समालोचक का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को देखता है या किसी भी चीज़ को पढ़ता है तो उसके गुण और दोष दोनों को बताता है, उसी को हम समालोचक कहते हैं। आलोचक क्या होता है, आलोचक, इसी के अगर कंपैरिजन में बात करते हैं तो आलोचक का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ आलोचना करता है। लेकिन समालोचक का क्या मतलब होता है, जो गुण और दोष जो गुण और दोष दोनों बताता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, समालोचक कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा भग्नावशेष, ठीक है। भग्नावशेष का क्या मतलब होता है, ठीक है, जिसे हम, जैसे भग्नावशेष का क्या मतलब होता है, जैसे
आप उनके बारे में पढ़ोगे हिस्ट्री के अंदर विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि 1336 के अंदर हरि और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी अपने गुरु विद्यानारायण के माध्यम से। तो भग्नावशेष में आप देखोगे कि क्या मतलब होता है भग्नावशेष का। विजयनगर साम्राज्य में आप हम्पी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ आप महाबलीपुरम के बारे में पढ़ेंगे, गोपुरम के बारे में पढ़ेंगे और कई सारे मतलब महलों के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे अभी ये कहूँ कि वो महल अभी भी होंगे उनके कुछ अवशेष बचे होंगे, तो उन्हीं बचे हुए अवशेषों को ही हम भग्नावशेष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलो कि कोई भवन है, भवन के पतन या खंडित होने के बाद बचे हुए अवशेष। ठीक है, भवन के पतन या खंडित होने के बाद बचे हुए अवशेष, तो ये था हमारा भग्नावशेष। अब हम बात करते हैं क्या कि भित्ति चित्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में वॉल पेंटिंग कहते हैं और म्यूरल भी कहते हैं। ठीक है, भित्ति चित्र क्या होता है? जैसे कि भित्ति चित्र आप देखोगे कि यार दीवारों पे जो बने हुए चित्र होते हैं उन्हीं को ही हम भित्ति चित्र कहते हैं मेरे भाई। वॉल पेंटिंग होता है जो दीवारों पर चित्र बना दी जाती है। इतिहास के अंदर आप ये दोनों वर्ड देखोगे, तो भित्ति चित्र क्या होता है या फिर भग्नावशेष क्या आता है, तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। तो इसको इंग्लिश में वॉल पेंटिंग या म्यूरल कहते हैं। तो भित्ति चित्र जैसे दीवारों पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। तो ये 3 वर्ड थे जो आप लोगों के सामने रखे, 2 वर्ड्स और मैं रखूंगा और उसके बाद देखते हैं। ठीक, आगे का जो मेरा वर्ड है वो है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी क्या होता है? महत्वाकांक्षी का मतलब होता है क्रिटिकल। ठीक है, जो ऊंची इच्छा आकांक्षा रखता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी कहते हैं। इंग्लिश में जिसे हम क्रिटिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये भाई वर्ड्स थे। एक जो लास्ट का वर्ड है 5वां वर्ड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब मैंने जब लास्ट वीडियो में आपको शीत युद्ध पढ़ाया था और शीत युद्ध में यार एक शब्द आया था जिसको मैं फॉरगेट कर गया था यार, मैं भूल गया था। तो आप देखोगे कि यार वो कौन सा वर्ड था जिससे मैं भूला था और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। वो वर्ड था यार अपरोध। वो वर्ड था मेरे भाई अपरोध। ठीक है, जिसे हम रोक या संतुलन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये अपरोध का क्या मतलब होता है? देखो यार, अपरोध का मतलब होता है जैसे 2 महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका। दोनों ही परमाणु संपन्न देश थे। अब इन परमाणु संपन्न देशों में आप देखोगे अगर कोई भी एक महाशक्ति किसी महाशक्ति के ऊपर परमाणु हमला करके या किसी भी महाशक्ति के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की कोशिश करती है, तो दूसरी महाशक्ति के पास ऐसे हथियार बच जाते हैं जिससे कि वह उस हमला करने वाले देश का सामना कर सके या उसको बर्बाद करने लायक या उसको नष्ट करने लायक फिर भी कुछ ना कुछ हथियार बच जाते हैं। इसी व्यवस्था को ही हम अपरोध कहते हैं, जिसे हम रोक और संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, घर में रह करके पढ़ो, हम पसीने में मर रहे हैं, तुम क्यों मरो हैं भैया। डायलॉग बहुत करते हैं सर, डायलॉग बहुत करते हैं, सॉरी। जाते जाते यार कुछ चीज़ें सुना देना चाहता हूँ मेरे भाई। अब स्कूल भी खुलने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। केसेस तो कम नहीं हो रहे, लेकिन केसेस कम होने का मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन हमेशा के लिए लगा रहेगा। लॉकडाउन पूरी तरीके से समाप्त होगा और जल्दी समाप्त होगा और फिर दोबारा से सब लोग अपने काम पर, अपने चीज़ों पर जाएंगे, चाहे वो लेबर क्लास हो चाहे वो स्टूडेंट क्लास हो। और ये 5 वर्ड्स को आप ध्यान से देखना और इसको लिख लेना, क्योंकि ये 5 वर्ड्स अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक था, ये पहला टॉपिक सोवियत प्रणाली क्या थी, ये पूरी तरीके से ख़त्म हुई। और जिस भी स्टूडेंट को अगर कोई परेशानी हो या जिस भी विद्यार्थी को कोई
नई चीज़ें समझ में आ रही हों, या बुक को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न हो कि सर बुक कौन सी पढ़ें। क्योंकि बुक में कई कैटेगरी आती है, जैसे कि कुछ लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, या फिर कुछ लोग कैपिटल को फॉलो करते हैं, या फिर अन्य पब्लिशर की बुक आती है। तो मेरा कहने का मतलब यार सिर्फ और सिर्फ ये, अगर मैं जो कहूँगा तो भाई एनसीईआरटी को फॉलो करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को आंसर राइटिंग लिए बुक चाहिए, या फिर जैसे कॉपियाँ वगैरह, एनसीईआरटी में क्या है कि आपको वहाँ आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में चीज़ें और डाटा आपको बहुत एकदम राइट मिलेगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम है, या स्कूल में कई बार होता है नहीं लिखवाया जाता आंसर, तो कैपिटल को लोग फॉलो कर लेते हैं, तो वो आपकी अलग मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको रियलिटी में चीज़ें जाननी है और सही चीज़ें जाननी है, तो फॉलो द एनसीईआरटी बुक, उससे अच्छी बुक नहीं है। और अगर किसी को बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।